चलिए इस मार्केट में लेकिन कैसे अपने आप को संभालें, क्या अप्रोच होनी चाहिए। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मनीष सोनथालिया हमारे साथ हैं। और मनीष इक्विटी फंड मैनेजमेंट के 3 दशक का अनुभव रखते हैं। इस तरह की कई साइकिल्स इन्होंने देखी हैं। मनीष, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये जो रीसेंट कल और आज में ऑफ कोर्स इजराइल ईरान की टेंशन बढ़ना, दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड एक बार फिर स्पाइरल करते हुए ऊपर की तरफ, क्या थोड़ी सी खतरे की घंटी फिर से बजने लगी है कि चौकन्ना रहने की जरूरत है इक्विटी मार्केट ट्रेडर्स को? देखिए, जब भी वॉर के संकेत मिलते हैं मार्केट्स को तो देखा यही गया है कि वॉर के बाद जो मार्केट्स में वॉर के पहले गिरावट होती है उससे ज्यादा बढ़त हो जाती है। तो ये हमने देखा है गल्फ वॉर में, हमारी जो कारगिल वॉर थी, यूक्रेन रशिया देखी है, और अब ये इजराइल और ईरान। तो अजम्पशन यही है कि बहुत ज्यादा कुछ एस्केलेट होके मतलब बहुत बड़ा कोई लड़ाई नहीं हो जाए। अगर ये होता है तो आई वुड से कि इंडिया में ये भी एक तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी। तो आई वुड से कि ये एक बाइंग ऑन डिप्स है, बट ऑब्वियसली रेट कट जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट्स की भी वो थोड़ी डिले डेफिनेटली होगी। इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट ग्लोबली है, मतलब इंडिया में तो है ही, फूड प्राइसेस वगैरह काफी इन्फ्लेशनरी है। चूंकि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के नंबर्स अनुमान से कम आए हैं, एक थोड़ी सी एक सिल्वर लाइनिंग है, बट ग्लोबली इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, तो रेट कट वुड बी सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है। सो बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से पोजीशन करना चाहिए। थोड़ी सी डिफेंसिव स्टांस होनी चाहिए, बट अदरवाइज आई थिंक ये बाइंग ऑन डिप्स मार्केट है अभी तक। तो रेट्स के लिहाज से वो पहले मार्च की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी रैशनलाइज होकर जून तक आई थी। अब वो जिस तरह से बॉन्ड डील में उबाल देखने को मिल रहा है और जो डेटा पॉइंट्स है, क्या ये बियॉन्ड जून भी आती हुई दिखाई देगी? इनफैक्ट कुछ लोग तो कह रहे हैं वहां पर कि रेट कट नहीं, शायद एक और रेट हाइक आए, उसके बाद फेड सोचेगा करना क्या है। ना लगता नहीं है, क्योंकि नवंबर में यूएस में इलेक्शंस है, तो जो फेड की लास्ट कमेंट्री थी कि इस कैलेंडर ईयर में डेफिनेटली अभी भी रेट कट की ही संभावना है। सो रेट हाइक तो नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल ऑयल $100 के पार हो जाए, जो आज की डेट में बेस असम्पशन नहीं दिखता है। बट आई थिंक इलेक्शन के पहले ग्लोबल मार्केट्स में अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स ठीक ठाक रहें तो एक रेट कट की संभावना है। बट मार्च से जून हुआ, अब लगता है सेकेंड हाफ में मे बी अराउंड सितंबर अक्टूबर रेट कट की साइकिल शुरू होगी। इंडिया में भी रेट कट बेसिकली मानसून के बाद ही देखने को मिलेगा, जो कि मानसून नॉर्मलाइज होने चाहिए। सो सेकेंड हाफ में ही एक कट की संभावना दिखती है, उसके पहले नहीं। अच्छा मनीष जी, कमोडिटीज़ इस वक्त खासा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। मैं प्रीशियस मेटल्स नहीं, अभी इनफैक्ट मेटल्स की बात करता हूँ, फेरस नॉन फेरस दोनों ही ग्रुप्स की। निफ्टी मेटल इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई, फ्रेश सैंक्शंस ऑन रशिया। ये मेटल्स ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर को दोनों के लिए इन द मनी है इस वक्त। अभी ये और कितना कैपिटलाइज करेगा मेटल्स, इस पर आपका सेंस क्या कहता है? देखिए, मेटल्स एंड मेनी अदर कमोडिटीज की डायरेक्शन अपसाइड में ही है, क्योंकि जो डॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसके बावजूद काफी स्ट्रांग है कमोडिटीज, जो कि नहीं होना चाहिए। और ऐसा लगता नहीं है, जिस हिसाब से रेट कट जब भी शुरू होंगे तो एक डॉलर में वीकनेस आनी चाहिए, जो कि एक मेटल एनवायरनमेंट को वापस पुश अपवर्ड्स करेगा। दूसरी बात यह है कि चाइना अभी भी स्लो डाउन मोड में है, और 1-2 साल में चाइना जब वापस ग्रोथ मोड में आएगा तो ऑब्वियसली कमोडिटीज इंक्लूडिंग मेटल्स पर अपवर्ड प्रेशर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जिस हिसाब से ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई है, प्लस जो पोजीशनिंग चाइना की है, ऐसा लगता नहीं है कि कमोडिटीज कुछ बहुत जल्दी रिवर्सल के मोड में आने वाली। सो कंपनियों को ये देखना है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर को किस तरह हैंडल किया जाए, पास थ्रू किस तरह किया जाए, इस पर ही ज्यादा फोकस रहेगी। सो आई वुड बिलीव फेरस, नॉन फेरस, और
base metals, gold, bullion, everything is in an up cycle as of now. ओके अच्छा मनीष जी, जो आपने बुलियंस की बात करी और इन अप साइकिल, गोल्ड अमूमन एक माफ़ी चाहूँगा, एक ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने के बाद आई मीन हार्डली 5-7% का रिट्रेसमेंट देता है, बट हिस्टोरिकली जैसे एक बार 45,000 रीगेन हो गया तो फिर वो कभी कोलैप्स नहीं हुआ। 50,000 यही केस हुआ 60 का, नाउ इट्स एट 73। इसको जोड़ते हुए हमने एक बार इस बार फ्रेश मूव देखा है सारी ही गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे, मुथूट हो गया, मन्नापुरम हो गई, इन पे आपका सेंस क्या कह रहा है? आई मीन एनबीएफसीज में ये चंक आपको लग कैसा रहा है इस वक्त गोल्ड प्राइसेस को देखते हुए, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां? देखिए, गोल्ड की अगर आप बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी ऑन गोल्ड इज कि गोल्ड इंडियन रुपी टर्म्स में 9-9.5% का कैगर रिटर्न्स आपको दिया है लास्ट 10-15 साल में। लास्ट 3-4 साल की बात करें तो इक्विटी से बस थोड़ा ही कम रिटर्न्स है, बट अच्छा रिटर्न्स है। सो ये ट्रेजेक्टरी मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट 5-10 साल में भी। इसमें बहुत ज्यादा कुछ जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक्स वगैरह की बाइंग हो रही है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, इसमें कोई बहुत ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं। कमिंग टू गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, ऑब्वियसली लोन टू वैल्यू रेशियो आपके बढ़ जाते हैं, और आप ये अनुमान लगा के रखिए कि ऑन अ स्टेडी स्टेट बेसिस गोल्ड फाइनेंस कंपनीज 15% ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी से ग्रो करेंगे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ फंड्स तो बढ़े ही हैं, क्योंकि रिस्क वेट्स वगैरह आरबीआई की तरफ से बढ़े हैं। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेंगे तो उनके स्प्रेड्स को मेंटेन रखना ही मेन फोकस बेसिकली गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की होगी। और ऑब्वियसली लोन टू वैल्यू रेशियो अगर बढ़ा है और उनका जो लेंडिंग वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म एवरेशन अगर हाई ग्रोथ दिखता है उसको एक्सट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। 15% की लोन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी से अगर है तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में डेफिनेटली वैल्यू क्रिएट होता रहता है ईयर आफ्टर ईयर। मनीष, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स ये एक एसेट क्लास है जहां पर हमने देखा है कुछ पैसा लोगों का बना है, लेकिन इक्विटीज के दीवानों के लिए अगर इस समय नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी हो तो सबसे अट्रैक्टिव इस समय इस गिरते बाजार में आपके लिहाज से क्या है? कहां पर हर गिरावट में मौका होना चाहिए खरीदारी करने का, पोजीशंस बढ़ाने का? सिक्लिकल्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ है इंडिया के लिए बिटवीन नाउ एंड 2030। इसमें आपकी पावर, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, आपकी फार्मास्यूटिकल्स जहां भी केपेक्स हो चुकी है, और both domestic market as well as global markets में मार्केट शेयर के लिए there is a fight। आपके कंजम्पशन, डिस्क्रेशनरी में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी बनिस्बत आपके स्टेपल्स के। सो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल्स, केपेक्स, इंफ्रा, यही थीम रहेगा बिटवीन नाउ एंड 2030। इंडिया को बहुत जरूरत है पावर वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की, डिफेंस, जहां भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, बोथ एट गवर्नमेंट बैलेंस शीट एज वेल एज प्राइवेट केपेक्स, ये दोनों का समय बेसिकली इंडिया का आ चुका है। और इसमें बस पिक एंड चूज यही होगा कि जहां भी वैल्यूएशन कंफर्ट है उसी में पैसे बनेंगे, और वैल्यूएशन कंफर्ट वही होगा जहां विजिबिलिटी। तो सब कुछ महंगे दिखते हैं क्योंकि सब कुछ ऑर्डर बुक है आज के डेट में, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, बेसिकली टॉप लाइन वगैरह बैक एंडेड, तो महंगे दिखते हैं। बट आपको दूरदर्शी होकर देखना पड़ेगा कि ये टॉप लाइन ग्रोथ कब आएगा, वो मार्जिन और एबिटा में कब फ्लो करेगा पैट में, तभी वैल्यूएशन जस्टिफाई होंगे, बट ग्रोथ इसी स्पेस में। अब फिर क्योंकि आप इंफ्रा भी मेंशन करते हैं, क्या रेलवेज एक थीम होगी जो आगे भी पैसा कमा कर देगी? क्योंकि हम वो बीजेपी का संकल्प पत्र पढ़ रहे थे और जिस तरह से उन्होंने रेलवेज का रोड मैप रखा है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को पर और जोर देंगे, वहां पर और इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। इट्स इनएविटेबल। लेकिन क्या इन स्टॉक्स में इन लेवल से पैसा बनेगा? देखिए, रेलवे स्टॉक्स में कुछ टाइम से टाइम करेक्शन गया है, और जो 7 लाख करोड़ की रेलवे की केपेक्स की अनाउंसमेंट है नेक्स्ट कुछ सालों में, वो डेफिनेटली एक टॉप लाइन मार्जिन, एबिटा एंड पैट में फ्लो होगा। तो जहां भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन साइकिल पर थोड़ी पकड़ हो कंपनियों में, वहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट आपको दिखेगा नेक्स्ट 5 से 7 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पैसे बनेंगे।
पर जहाँ विजिबिलिटी हेजी है क्योंकि ऑर्डर बुक ट्रांसलेट नहीं होते हैं टॉप लाइन में, वहां पर हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन और जाएगा। पर रेलवे डिफेंस में यहाँ से भी पैसे बनेंगे, बट थोड़ा बैक एंडेड आपका एग्जीक्यूशन साइकिल रहेगा। बट आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई मेजर प्राइस करेक्शन हो सकता है, थोड़ा टाइम करेक्शन डेफिनेटली। अच्छा मनीष जी, पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। एफएमसीजी में हमने एक दो पॉकेट्स में तो स्ट्रेंथ देखी है, जिसमें टाटा कंज्यूमर हो गया या फिर ब्रिटानिया हो गया और गोदरेज सीपी हो गया, जिन्होंने लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। बट मोर और लेस प्लेयर्स लाइक आई थिंक डाबर, मैरिको, एचयूएल बैकफुट पे रहे। आईटीसी एक विद इन रेंज है। कल मेट की टिप्पणी के बाद रिगार्डिंग द आई थिंक इस बार के मानसून को लेकर आपका सेंस इस वक्त एफएमसीजी पे क्या कह रहे हैं, स्पेशली ये जो 3-4 पॉकेट्स जो कि काफ़ी वीक रही हैं, इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रही हैं, आपका सेंस एफएमसीजी पर और झुकाव किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे हो तो बताइएगा प्लीज। देखिए, एफएमसीजी में जो एक पीस मिसिंग है वो है वॉल्यूम। इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, कंपनियों ने प्राइस इंक्रीज कर ली है और बहुत ज्यादा यहाँ से प्राइस इंक्रीज की गुंजाइश नहीं है क्योंकि परचेजिंग पावर उतनी अलाउ नहीं कर रही। और जो कि प्राइस इंक्रीज हो गई है, मार्जिन थोड़ा मेंटेन कर चुके हैं। सो सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ की गुंजाइश है। पर देखने की बात यह है कि वॉल्यूम ग्रोथ कब आएगा, और वॉल्यूम ग्रोथ अगर मानसून ठीक ठाक होता है और सेकेंड हाफ में रूरल रिकवरी में इम्पेटस मिलता है, तब एक रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल होगा। बट टिल दैट पॉइंट इन टाइम आई थिंक जिस हिसाब से वैल्यूएशन आज की डेट में खड़े हैं, मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है एफएमसीजी का। इट इज जस्ट बिकॉज कि 2010 और 2020 के अंदर इतना वैल्यूएशन री रेटिंग हो गया विद और विदाउट अर्निंग, या वो कैचअप हो रहा है। इस हाई सिंगल डिजिट वगैरह अर्निंग्स ग्रोथ में भी वैल्यूएशन कंप्रेशन होते चले जा रहे। So I think main point to watch out here is basically your volume growth। और जहां भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, इसमें अगर आप टोबैको कंपनीज वगैरह देखें तो वहां वैल्यूएशन अभी भी ठीक ठाक है। अगर आप ये मान के चले कि 10% टाइप की आपकी एबिट ग्रोथ होती है तो यहाँ पर फिर भी वैल्यू दिखता है, पर अदर स्पेसेस इन एफएमसीजी में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दिखता। मनीष जी, ये टेक्नोलॉजी में क्या इस समय पोजीशन लेना शुरू की है आपने? कंसिडरिंग टीसीएस की कमेंट्री थोड़ी सी बेहतर थी, या इंतजार इन्फोसिस के गाइडेंस और एचसीएल टेक के गाइडेंस का होगा, वो सुने उसके बाद ही एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लें? देखिए, एक्सेंचर और जो नंबर्स आए हैं टीसीएस के, जहां मार्जिन्स तो बेटर हैं पर ट्रेंड्स काफी वीक हैं। सो मेन चीज जो फॉलो करने वाली बात है पूरे आईटी स्पेस में है वो है हायरिंग। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत कुछ जो टाइम एंड मटेरियल वाला जो इंडिया का मॉडल है वो थोड़ा डिसरप्ट हो रहा है। जो आप जितने लोगों को पोस्ट करते थे और उनके हिसाब से आवरली बिलिंग के हिसाब से आपको काम मिलता था, और जो लेगेसी बिजनेसेस है वो तो इन एनी केस थोड़े से बैकफुट पर है। डिजिटाइजेशन वगैरह में ही मार्जिन ज्यादा बनते हैं। आउटकम बेस्ड प्राइसिंग वगैरह का मॉडल आज की डेट में काफी जोर पकड़ रहा है। सो आई थिंक आईटी बहुत ज्यादा कुछ ओवरवेट स्टांस इस वक्त तो नहीं दिखता जब तक कि हायरिंग ट्रेंड्स नहीं दिखे। देखिए, बिल टू बुक काफी स्ट्रांग है पर यहाँ भी एग्जीक्यूशन काफी वीक है। आपकी न्यू डील विंस हो रहे हैं पर जो भी दुनिया में हो रहा है, यूएस वगैरह में जो स्लो डाउन मोड है, वहां भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। So I think the key thing to watch out here is utilization, margins, new hirings, deal with। और यहाँ पर टीसीएस की कमेंट्री हमने देख ली, एक्सेंचर की देख ली। अब एक या दो और मेजर जो आईटी कंपनीज है उनकी ट्रेंड देख के ये समझ में आएगा कि रिकवरी किस पॉइंट इन टाइम से होगा। तो यहाँ बहुत ज्यादा कुछ आउट परफॉर्मेंस मुझे नहीं दिखता। स्लो डाउन मोड में डेफिनेटली है, और जो मेजर डिस्ट्रप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जब तक हायरिंग का मॉडल इंडिया का सही नहीं होगा, क्योंकि कम अगर काम लोगों को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, अगर वो बिलिंग रेट में ट्रांसलेट नहीं होता है तो आपकी प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी डिमिनिश होगी। सो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कितना वैल्यू ऐड हो रहा है और कहाँ बिल टू बुक ट्रांसलेट हो रहा है आपका रेवेन्यू। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ये लगभग 20 मिनट की हमारी जो मंत्रणा हुई इसमें लगभग हमने सभी सेक्टर्स को कवर किया। एफएमसीजी,
आईटी, पूरी कमोडिटीज़ को कवर किया। बहुत बहुत शुक्रिया विनेश जी। निकट भविष्य में एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे।